और सीधे आपको बस्ती लेकर चलते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और बस्ती के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सचान जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुभाष यदुवंश जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, कार्यक्रम के संयोजक वैदिक प्रवक्ता बाराबंकी से आचार्य सुरेश जोशी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आर्य समाज के सभी पदाधिकारी गण, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आर्य समाज बस्ती को 50 वर्ष की अपनी एक शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा श्री ओम प्रकाश आर्य जी का और उनके परिवार के सभी सदस्यों का, उनके सभी सहयोगियों का, जो लगातार अपनी परंपरा के साथ जुड़ करके उनके पूर्वजों ने आर्य समाज बस्ती की स्थापना में योगदान दिया था और उन्होंने अपनी पैतृक परंपरा का निर्वहन करते हुए लगातार वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। और मुझे बस्ती में किसी एक कार्यक्रम में सबसे पहली बार 1995 में आने का अवसर में प्राप्त हुआ था, वही आर्य समाज बस्ती के कार्यक्रम में श्री ओम प्रकाश जी के ही कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप अनुमान करिए 1995 संभवतः गोरखपुर से बाहर मेरा पहली बार जाना हो रहा था किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में, और उनमें से बस्ती का आर्य समाज का कार्यक्रम भी था। आज इतने वर्ष हो गए हैं, लगभग 28 वर्ष बाद भी उसी ऊर्जा के साथ, उसी प्रतिबद्धता के साथ, उसी निष्ठा के साथ आर्य समाज के मूल्यों और आदर्शों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए श्री ओम प्रकाश आर्य जी के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं को दरकिनार करते हुए एक पिता के लिए सबसे कठिन समय होता है जब वह अपने कोई जवान पुत्र को खो दे, लेकिन उससे उभरते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती के मार्गों का अनुसरण करते हुए उन्होंने आर्य समाज के लिए जो योगदान दिया है और जो योगदान कर रहे हैं वह अत्यंत अभिनंदनीय है और सराहनीय है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व देश की राजधानी दिल्ली से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के त्रिशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आर्य समाज के उस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया में फैले हुए लाखों आर्य वीरों को जागृत करने का कार्य किया था। आर्य समाज भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है। हर आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहा है और उस आंदोलन के साथ चलने वाले सारथी कौन हैं, आंदोलन की दिशा उससे तय होती है और उसके परिणाम भी उसी से तय होते हैं। जब मैं आर्य समाज की बात करता हूं तो मुझे देश की आजादी के आंदोलन की याद भी आने लगती है। भारत के इतिहास का स्मरण होने लगता है। हम जब आर्य समाज की बात करते हैं, एक
उस कालखंड में निर्भीकता के साथ कार्य करना कितना कठिन रहा होगा, जब ब्रिटिशर के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीतियों को थोपने का कार्य हो रहा होगा, और तब आर्य समाज वैदिक धर्म की बात कर रहा हो, चारों वेदों की बात कर रहा हो, कितना कठिन रहा होगा। एक तरफ मुगल कालखंड में हुए धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को, और ब्रिटिश कालखंड में भी धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को जवाब घर वापसी के कार्यक्रम के माध्यम से जब आर्य समाज दे रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा। छुआछूत के खिलाफ एक अभियान चलाने का कितना कठोर निर्णय उस समय रहा होगा, जिसको समाज ने स्वीकार किया, और देखते ही देखते भारत का एक बड़ा भूभाग, यहां तक कि आप चले जाइए कराची तक, वहां पर भी आर्य समाज का वही बोलबाला था जो आपको बस्ती में सुनाई देता है। भाइयों बहनों, शिक्षा के क्षेत्र में हमें शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना है और शिक्षा को आधुनिकता के साथ जोड़ना है। यह सोच भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की थी। याद करिए डीएवी की संस्थाओं को, जो बाद में आर्य समाज ने आगे बढ़ाया था। कितना डीएवी की संस्थाएं एक समय देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में माना जाता था, और उसका कार्य का शुभारंभ ही होता था, जिसको आज हम मॉर्निंग असेंबली कहते हैं। वहां पर वैदिक प्रार्थना के साथ, हवन यज्ञ के साथ विद्यालय का शुरुआत होता था। एक आध्यात्मिक वातावरण विद्यालय के अंदर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता था, और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे युगद्रष्टा ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा भारत जुड़ रहा है, आर्य समाज के इस प्रणेता को नमन कर रहा है। तो दूसरी ओर आर्य समाज की स्थापना का भी अगले वर्ष से 150वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। 150 वर्षों की इस यात्रा में हमने क्या पाया, को क्या खोया। अगर आप देखेंगे देश की आजादी की लड़ाई को, तो भाइयों बहनों कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अंग्रेज बेखबर थे। उनको लगता था भारतीय कभी एकजुट नहीं हो सकता है, उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चला सकते। लेकिन स्वदेशी का आंदोलन पहली बार किसी ने चलाया था, आर्य समाज ने चलाया था। स्वदेशी के माध्यम से उन्होंने जो अंगड़ाई ली, अछूतोद्धार के माध्यम से जो अभियान आगे बढ़ाया था, घर वापसी के जिस कार्यक्रम को आर्य समाज ने आगे बढ़ाया था, यह कार्यक्रम केवल वहीं तक सीमित नहीं था। इस कार्यक्रम ने अनेक क्रांतिकारी पैदा किए। याद करिए काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये आर्य समाज की देन थी। आर्य समाज के एक प्रचारक के रूप में शाहजहांपुर में कार्य करते थे, और फिर देश की आजादी की लड़ाई को जब अंगड़ाई लेनी थी, तो उन्होंने न केवल स्वयं बल्कि अपने साथ अस्फाउल्लाह खां को भी जोड़ा, और ठाकुर रोशन सिंह को भी जोड़ करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। उस समय का हर क्रांतिकारी आर्य समाज के साथ जुड़ करके गौरवान्वित महसूस करता था। और आज आर्य समाज जब एक और अपने संस्थापक की 200वीं जयंती द्विशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, वहीं एक वर्ष के बाद आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष भी पूरे होंगे, 150वां वर्ष भी प्रारंभ होगा। उन स्थितियों में हम सबके सामने बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन पर शोध करने की, जिसको वर्तमान पीढ़ी को बताए जाने की, और समाज की जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान का रास्ता भी उस शोध के माध्यम से, उस अध्ययन के माध्यम से अब सब हम सबके सामने अपने आप ही आती हुई दिखाई देंगी। जो ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने गाये बगाए आ जाती हैं, उन सब का समाधान भी हमारे सामने आएगा, और मुझे लगता है उस पर व्यापक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मैं आर्य समाज का आह्वान करूंगा कि भी से तैयारी करें। आर्य वीर दल तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ साथ इन बातों को लेकर के कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में जो बातें कही थी,
घर वापसी का जो अभियान प्रारंभ किया था आर्य समाज ने, अछूतोद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था, और आधुनिक लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जो उनका अभिनव प्रयास था, जिसने भारत को एक सुदृढ़ नींव दी, स्वतंत्र भारत को एक सुदृढ़ नींव दी थी, उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं ओम प्रकाश जी को और उनकी पूरी टीम को आर्य समाज बस्ती के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। अनेक झंझावतों और तूफानों का सामना करते हुए भी आर्य समाज के अभियान के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और जो मैंने आपको बताया भी, मेरा बस्ती में पहली बार किसी कार्यक्रम के साथ आना हुआ था 1995 में, तो वह कार्यक्रम था आर्य समाज बस्ती के कार्यक्रम के साथ। गोरखपुर से पंडित द्विजराज शर्मा मेरे साथ में थे, अत्यंत बुजुर्ग लेकिन जुझारू आर्य समाजी थे और लगातार कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहते थे। याद करिए, जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा अंग्रेजों ने दी थी, तो उस समय उनके अस्थि कलश को सुरक्षित रखवाने का कार्य किसी ने किया था, गोरखपुर में पंडित द्विजराज शर्मा ने किया था। और पंडित द्विजराज शर्मा उस समय मेरे साथ यहां पर आए थे बस्ती के कार्यक्रम के साथ, और उस समय भी मैं देखता था कि आर्य समाज के मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए लगातार उस पथ से अविचल हो अड़िग रहते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए जो एक जज्बा उस समय उनके साथ मैंने देखा था, वह आज भी हम सबको देखने को मिलता है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आर्य समाज से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 200 वर्षों की महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म शताब्दी, द्विशताब्दी के इस कार्यक्रम को हम जहां भव्यता के साथ उन मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए आगे बढ़ाएं, वहीं आर्य समाज की स्थापना के भी जो अगले वर्ष से तिथि प्रारंभ होगी, इन सभी कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मैं इस संबंध में राज्य शासन की ओर से आप सबको सभी रचनात्मक कार्यक्रमों में भरपूर सहयोग का आश्वासन देते हुए आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आर्य समाज की स्वर्ण जयंती समारोह में इस वक्त आप उनको सुन रहे थे। काकोरी कांड के नायकों को भी उन्होंने याद किया। अंग्रेजों के खिलाफ समाज एक हो गया था और समाज को एकजुट रहना चाहिए, यह संदेश मुख्यमंत्री इस मंच से देते हुए आर्य समाज का योगदान काफी अहम रहा है। बिना स्वार्थ के आर्य समाज ने समाज की तरक्की में अपना योगदान दिया है। स्वतंत्रता दिवस के स्वतंत्रता की लड़ाई में भी योगदान दिया। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही। खबर आगरा से, जीएसटी की छापेमारी हुई है। सराफा व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। सोने चांदी के बड़े व्यापारी हैं अजय अवागढ़, जिनके यहां पर यह छापेमारी हुई है। टैक्स में हेरफेर की सूचना पर जीएसटी की टीम यहां पहुंची थी। छापेमारी के लिए व्यापारियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें आज बंद रखी। तो आगरा में जीएसटी की टीम टैक्स चोरी की आशंका पर छापेमारी के लिए पहुंची। आगरा में एक बार फिर से जीएसटी की टीम की छापेमारी देखने को मिली है। जीएसटी की टीम लगातार सक्रिय है और जो चांदी व्यापारी हैं या सर्राफा से संबंधित कारोबार है, उनके खिलाफ अभियान चला रही है और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस समय हम आगरा के चौबेजी का फाटक है, वहां मौजूद हैं। साफ देख सकते हैं यहाँ पर अजय आवागढ़ की सर्राफा का कारोबार करते हैं, उनके वहां पर जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। ओम कमोडिटी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनका कारोबार है और टीम को सूचना मिली थी कि कुछ टैक्स में हेरफेर किया गया है, जिसके बाद जीएसटी की टीम यहां पर पहुंची है और छापामार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हालांकि अजय आवागढ़ टीम के साथ ही हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो दस्तावेज हैं टीम वो खंगाल रही है और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है टीम ने अपने कब्जे में ले ली हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि टीम को क्या हाथ लगता है। ये जो सर्च अभियान है वो खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।
आईएसआई का संदिग्ध आतंकी मोहम्मद रिजवान अशरफ को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई। लखनऊ के सआदतगंज में एक डॉक्टर के मकान में किराए पर रह रहा था ये। उसने खुद को आयुर्वेद कंपनी का कर्मचारी बताया था। उसने मकान 1 महीने पहले ही किराए पर लिया था, लेकिन रहने के लिए 8 दिन पहले आया था। रिजवान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मकान के मालिक से भी पूछताछ की। कई घंटे तक पूछताछ चली। अन्य जांच एजेंसी अपने स्तर से तफ्तीश कर रही है। मकान मालिक ने उसका पुलिस सत्यापन नहीं करवाया था। रिजवान ने प्रयागराज में भी अपना ठिकाना बनाया था। बीटेक के बाद वो अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए प्रयागराज आया था। पुराने शहर में धर्मगुरु बनकर आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। मोहम्मद रिजवान की करतूत सामने आने के बाद जिले की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। के सआदतगंज इलाके के मुअज्जम नगर मोहल्ले के इसी घर से नई दिल्ली स्पेशल सेल ने आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मोहम्मद रिजवान अशरफ को गिरफ्तार किया है। दिल्ली स्पेशल सेल ने कुल 3 आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रिजवान अशरफ भी शामिल है। इस घर में 8 दिन पहले ही रिजवान अशरफ अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहने आया था। इसके मकान मालिक डॉक्टर जियाउल हसन से 1 महीना पहले रिजवान अशरफ ने ये मकान किराए पर लिया था और एडवांस पेमेंट भी उसने डिजिटली की थी। एक ई-कॉमर्स साइट के जरिए उसको ये मकान मिला था। उसने जियाउल हसन को बताया था कि वो एक आयुर्वेदिक दवा कंपनी में सेल्समैन का काम करता है। अभी तक जो पूछताछ से जानकारी मिली उसके मुताबिक मूल रूप से नैनी प्रयागराज का रहने वाला है रिजवान अशरफ। वहां पर उसने कुछ पढ़ाई की और कुछ पढ़ाई उसने आजमगढ़ में की है। कुछ समय प्रयागराज में उसने धार्मिक शिक्षा देने का काम भी किया है, लिहाजा उसे तमाम लोग मौलाना के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उनके मंसूबे क्या थे, वो कैसे आईएसआईएस के संपर्क में आए और दिवाली के समय कहां पर धमाकों को अंजाम देना था, कहां कहां की रेकी हुई है, इन तमाम बातों की पूछताछ की जा रही है ताकि आगे की कार्रवाई तुरंत की जा सके और इनसे जुड़े हुए और जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जा सके। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर कानपुर में 2 लड़कों ने चोरी की है। अपनी कुंडली दिखाने के बहाने और ताबीज बनवाने के लिए एक ज्योतिष से मिला करते थे ये लड़के, और इसी क्रम में एक दिन इन्होंने ज्योतिषी को नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिला दी। बेहोश होने के बाद लाखों रुपए, 3,30,000 रुपए की अंगूठियां, मोबाइल फोन और दूसरे कीमती सामान चोरी कर लिए। चोरों ने वारदात से पहले सीसीटीवी कैमरे के तार भी काट दिए थे। ज्योतिषी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी है। ताबीज लेने के बहाने आए तो कहता कि अभी कोई दोस्त आ रहा है और मैं उसके साथ चला जाऊंगा। तो मेरे पास रात को मैंने खाना बना था, मैंने इसको खाने के लिए दिया। मेरे को इंसिस्ट कर दी कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए, कोल्ड ड्रिंक लेके आए। मैं मना कर रहा था, उसके बाद भी इसने कोल्ड ड्रिंक पास्ता देके पिलाई और जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक भी 3 मिनट बाद में बिल्कुल बेहोश हो गया और मेरा यहाँ से सारा सामान चुरा करके वो ले गए, जिसमें 4-5 लाख कैश था, अंगूठी सोने की थी, एक चैन थी, 2 मोबाइल थे मेरे, सब चुरा के ले। मैंने स्वयं भी इस मामले को टेकअप किया है और पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार इस पूरे प्रकरण की स्वयं मैं पर्यवेक्षण करते हुए सही विवेचना और न्यायपूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित कराऊंगा। अपनी कुंडली बनाने आए 2 युवकों ने ज्योतिषी की कुंडली ही बदल दी। यहां तक कि तावीज लेने आए थे अपने घर की समस्या को दूर करने के लिए, मगर ऐसा यहाँ खेल रचा कि यहाँ से ताबीज तो नहीं लिया मगर सोने, जेवरात और पैसे लेके रफू चक्कर हो गए और कोल्ड ड्रिंक में मिला दी नशीली दवाई, जिससे ये ज्योतिष को ये भी नहीं पता चला कि वो लोग जो अपनी समस्या को दूर करने इनके पास आए थे, इनके लिए समस्या खड़ी करके चले गए। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर गुंडा एक्ट लगा। आरोप है कि पिंकी चौधरी ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से गुंडाई की। थाना साहिबाबाद पुलिस ने उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया। पिंकी चौधरी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। फोन कर तू इंस्पेक्टर को बुला, तू किसी को बुला, जो कह रहा है वो सुने। अवगत कराना है कि थाना साहिबाबाद पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में रहने वाला पिंकी चौधरी उर्फ भूपेन्द्र चौधरी, जिसे हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष बताया जाता है, के द्वारा हाल ही में हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी।
पिंकी चौधरी के विरुद्ध पूर्व में भी कई थानों में 1 दर्जन के करीब अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त कारणों से उक्त व्यक्ति के विरुद्ध यूपी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है तथा अन्य कार्रवाइयां प्रचलित हैं। इधर आगरा पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने शराब के अवैध कारोबार पर छापेमारी की। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि एक फ्लैट में हरियाणा ब्रांड की महंगी शराबें रखी गई हैं तस्करी के लिए। आबकारी विभाग की टीम जब फ्लैट पर पहुंची तो वहां ताला लगा था। टीम ने ताला तोड़ा, फ्लैट के अंदर दाखिल हुई और बेड और दीवान के अंदर बॉक्सेस में लाखों रुपए की महंगी ब्रांड की शराब की बोतलें रखी हुई थी। आरोपों के मुताबिक टिफिन सर्विस के नाम पर शराब का अवैध कारोबार कर रहे थे। ये होम डिलीवरी किया करते थे शराब की। मौके से लगभग 192 बोतल शराब की बरामद की गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश कर रही है। और अब खबर है बिजनौर से, जहां रेलवे कर्मी के घर में महंगी शराब की बोतलों का जखीरा मिला। घर में बनाए गए छोटे से बार से 109 बोतल शराब बरामद की गई। इनकी कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, जबकि रेल कर्मी फरार है। आबकारी विभाग और शहर कोतवाली पुलिस ने कृष्णापुरम कॉलोनी स्थित रेल कर्मी विवेक कुमार के मकान पर छापेमारी की। पुलिस टीम ने इस घर से एक कर कुल 109 शराब की बोतलें बरामद की है। सभी बोतल हरियाणा और हिमाचल मार्का हैं। मौके से हरेंद्र सिंह निवासी दरगोपुर नंगली को गिरफ्तार किया गया। माफ कीजिएगा, मौके से दरगोपुर नंगली के रहने वाले हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। विवेक कुमार फिलहाल फरार है। देवरिया में 6 लोगों की हत्या के मामले में जिला प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। कल देर शाम तक मृतक प्रेमचंद्र यादव के घर और जमीन की पैमाइश हुई, जिसके बाद ये बात सामने आई कि प्रेमचंद यादव ने खलिहान और सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया है। ये पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद मृतक प्रेमचंद ने जो अवैध रूप से कब्जा किया था उस पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। देवरिया में 6 लोगों की हत्या मामले में 16 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड, फावड़ा, 3 डंडे बरामद किए। 2 अक्टूबर को रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या हुई। इसके बाद उसका बदला लेने के लिए सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, एक बेटा समेत 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर ग्राम में जो घटना हुई थी, जिसमें सत्यप्रकाश दुबे जी और उनके परिवार के 4 अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में पूर्व में ही रुद्रपुर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस केस में कुल मिलाकर 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है और उन्हें माननीय न्यायालय के द्वारा जुडिशियल कस्टडी रिमांड में भेज दिया गया है। गाजियाबाद में एसपी नेता असलम चौधरी पर एफआईआर दर्ज की गई है। धौलाना के पूर्व विधायक असलम चौधरी पर रंगदारी मांगने और जमीन पर कब्जे के मामले में आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। असलम चौधरी के बेटे समेत 3 पर मसूरी थाने में केस दर्ज हुआ है। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। और इस वक्त बड़ी खबर, अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का सम्मन भेजा गया है। जी हां, ऑनलाइन गेमिंग केस में पूछताछ करेगी ईडी। रणबीर कपूर से 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। महादेव ऐप को प्रमोट करने का उन पर आरोप है। बॉलीवुड के कई बड़े नाम केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर सकती है इन सभी बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियों से पूछताछ। ऑनलाइन सट्टा का कारोबार करने वाले आरोपी के साथ पैसों के लेन देन और कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से विदेश में हुई थी खूब मौज मस्ती, ये भी आरोप है।
मेसर्स महादेव ऑनलाइन सट्टा कारोबार के आरोपियों का दुबई समेत कई अन्य देशों में कनेक्शन है। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से प्राइवेट जेट विमानों से खूब मौज मस्ती हुई। इस तरह की बातें ईडी की जांच में अब तक सामने आई हैं। जांच एजेंसी ईडी के सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले कई महत्वपूर्ण सबूत, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कई बड़े कारोबारियों और बॉलीवुड से जुड़े लोग एक साथ आरोपियों के साथ पार्टी कर रहे थे। इस वक्त हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, इस बारे में और जानकारी दे। रणबीर कपूर के साथ साथ और कौन कौन हैं जिनसे ईडी पूछताछ करने वाली है? देखिए, पिछले कुछ समय पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक केस रजिस्टर किया गया था और इस मामले में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित कई अलग अलग लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और उसी सर्च ऑपरेशन के बाद कई आरोपियों से पूछताछ की गई थी और उसी पूछताछ के दौरान में जो कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स ये प्राप्त हुए थे कि आरोपियों के द्वारा कई बॉलीवुड सितारों को फंड मुहैया कराया गया था और फंड मुहैया कराने के बाद उनसे बाकायदा अपने कार्यक्रम में बुलाया गया था और शादी ब्याह के कार्यक्रम से लेकर के विदेश में कई ऐसी आलीशान पार्टियां हुई थी जहां पर बॉलीवुड के सितारों को वहां पे बुला करके उनको फंड मुहैया कराया गया था और उस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया था। तो इस तरह के कई कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली है। तो इस मामले में अब बॉलीवुड से जुड़े हुए कई लोगों को पूछताछ का सम्मन भेजा जा रहा है और पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जो पूछताछ की तमाम प्रक्रियाएं होंगी वो छत्तीसगढ़ और मुंबई में होगी और जिस तरह से रणबीर कपूर की अगर बात करें तो रणबीर कपूर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान में कई लोगों से पूछताछ होगी और खास तौर पर शंकर, ये सभी वही हैं जो महादेव ऐप से जुड़े हैं या कोई दूसरा ऐप से जुड़ा स्टार भी है जिनसे पूछताछ होगी? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मामला है क्या। ये मामला जो है ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़ा हुआ मामला है। ऑनलाइन सट्टा कारोबार का मामला जो महादेव ऐप के जैसे कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन सट्टा कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मामला सिर्फ महादेव ऐप का नहीं है। महादेव ऐप इसलिए है क्योंकि जब केस रजिस्टर किया गया था उस वक्त में जो सबसे प्रमुख नाम था। शंकर, तो वाकई ये बड़ी खबर है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। रणबीर कपूर के साथ ही कई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनसे पूछताछ होगी, जिन्होंने इस तरह के ऐप का प्रमोशन किया है। खबर है कि यहाँ पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता था। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।